हेलो, हाय, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। पिछली वाली कक्षा में हमने देखा सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत में। सिगमंड फ्राइड में हमने बहुत से सारे टॉपिक पढ़ा कि जैसे उन्होंने लिबिडो पे ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने व्यक्तित्व के कितनी अवस्था, 3 अवस्थाओं में बाँटे कि यानी कि किसी भी व्यक्ति का अगर डेवलपमेंट होता है तो वो 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। एक हमने बात किया था ईड, एक किया था ईगो, एक किया था सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या था? जो क्या होते हैं मानवीय वृत्ति ना होकर के क्या होते हैं देवत्व वाले होते हैं। ठीक है, ये सब हमने बात किया था। उसके अलावा हमने ईड की बात की थी, तो ईड में कहा था कैसा होता है, कोई व्यक्ति राजसी प्रवृत्ति का होता है। कोई चीज़ अगर चाहता है तो वो तुरंत होना चाहता है, यानी कि खुद अपने का भला चाहता है, दूसरे का भला नहीं चाहता। लेकिन वहीं ईगो की बात किया था तो ईगो में वो क्या होता है जो रियलिटी में होती है, जो उसके सामने वास्तविक होती है, यानी कि मानवीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, यानी कि दूसरों की भला चाहता है और अगल बगल का अपना तो चाहता ही चाहता है, दूसरों का भी भला चाहता है। लेकिन वहीं पे जब सुपर ईगो की बात हम लोगों ने किया था तो वहाँ पे पढ़ा था कि पहले दूसरों का सोचते हैं, अपना नहीं सोचते, यानी कि दूसरों को पहले भला हो जाए तब वो खुद अपने बारे में पढ़ते, अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, वहीं पे हमने सिग्मंड फ्राइड पे और भी सिद्धांत में पढ़ा था, यानी कि उन्होंने क्या किया था, 5 अवस्थाओं को बांटा था, जिसमें पहला अवस्था था मुखी अवस्था, दूसरा था गुदीय अवस्था, तीसरा था लिंग प्रधान की अवस्था, चौथा था अप्रत्यक्ष अवस्था, पांचवा क्या था, गणेन्द्रीय अवस्था। ठीक है, इतनी हमारे 5 अवस्थाएं और 3 व्यक्तित्व था उसको हमने पढ़ा था। फिर क्या पढ़ा था कि सिगमंड फ्राइड जो थे उन्होंने लिबिडो पे ज़्यादा जोर दिया था। ठीक है, लिबिडो पे यानी कि उन्होंने कामुकता पे इनका जितना पूरा सिद्धांत में जो बात कही गई थी लिबिडो पर ही बात की थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा जब हमने क्लास को पढ़ाया था। अगर आपने क्लास को नहीं देखा तो आप क्लास को जाकर प्राप्त कर सकते हो, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे। देखो, आपको हम इसलिए बता रहे हैं फ्राइड के सिद्धांत में इतना अच्छे से मतलब रिकॉल कर रहे हैं ताकि आपको जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि जो मनोसामाजिक सिद्धांत इरिक फ्रिक्शन का सिद्धांत है, अगर आप सिगमंड फ्राइड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है अगर उसको आप पढ़े रहोगे तभी ये सिद्धांत समझ में आएगा। ठीक है, जो इरिक फ्रिक्शन थे वो फ्राइड के नो फ्राइडवादी थे। ठीक है, नो फ्राइडवादी में से कौन थे? एक इरिक फ्रिक्शन थे। ठीक है, जो उनका सिद्धांत है, यानी कि जो सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत था मनोविश्लेषण सिद्धांत, वही से यानी कि वही मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके इन्होंने अपना एक अलग सिद्धांत दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिर्फ मन का विश्लेषण किया था। ठीक है, मन का अध्ययन किया था, मन का अध्ययन करते कि इस पे लिबिडो पे जोर दिया था। लेकिन वहीं इरिक फ्रिक्शन की बात किया जाए तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने व्यक्तित्व को बात किया, सामंगिक की बात की, यानी कि पर्सनल और इमोशन की बात करते करते इन्होंने सोशल डेवलपमेंट की, यानी कि बच्चा क्या होता है सामाजिक से भी बहुत ज़्यादा सीखता है। ठीक है, यानी कि बच्चे का अगर समाज सही है तो बच्चा का डेवलपमेंट अपने आप सही से बढ़ सकता है। यानी कि इन्होंने तीनों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा। पहला कौन? व्यक्तित्व। ठीक है, यानी कि खुद का पर्सनल होना जरूरी है, उसका इमोशन होना जरूरी है, और उसका सामाजिक विकास बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में असर डालता है। ठीक है, तो इरिक फ्रिक्शन क्या थे? इरिक फ्रिक्शन थे नो फ्राइडवादी मनोविज्ञानी थे। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इनके सिद्धांत में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, सामंगिक यानी कि इमोशनल, सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट को समन्वित किया। यानी कि इन्होंने अपने सिद्धांत में, यानी कि जो मानव सामाजिक सिद्धांत थे इरिक फ्रिक्शन का, इन्होंने तीनों का जोड़ किया, व्यक्तिगत, सामंगिक, सामाजिक, इनको जोड़ देते हुए अपना सिद्धांत मनोसामाजिक का दिया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशल थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? साइको सोशल थ्योरी कहा जाता है। आगे थोड़ा चले, आगे है इरिक फ्रिक्शन ने क्या किया था, अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का क्या नाम है? चाइल्डहुड सोसाइटी। जो कब लिखी गई थी? तो 1963 में ये बुक लिखी गई थी। ठीक है, तो इसी बुक में इन्होंने जो अवस्थाएं यानी कि अपने सिद्धांत की जो अवस्थाएं बांटी है वो इसी बुक में बांटी है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इरिक फ्रिक्शन ने अपनी कौन सी बुक में अपने जो सिद्धांत की अवस्थाएं बांटी हैं, तो कौन सी बुक था? तो वो बुक का नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो कब लिखी गई थी? 1963 में लिखी गई थी। ठीक है, यहाँ से क्या किया था, मनोसामाजिक विकास की जो अवस्थाएं होती हैं इन्होंने अपनी भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग बताया था। इनको इन्होंने 8 प्रकार की अवस्थाओं में बांटा था। अभी आगे बात करेंगे हम उसके 8 अवस्थाएं कौन कौन सी थी। इरिक फ्रिक्शन ने सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत का समर्थन करते थे, लेकिन इन्होंने फ्राइड की तरह कामुकता, वही बात है कि इन्होंने लिबिडो पर ज़्यादा जोर नहीं दिया था। ठीक है, बाकी तो सेम टू सेम मिलता जुलता है, हल्का फुल्का, लेकिन इन्होंने क्या किया था, लिबिडो पर ज़्यादा जोर नहीं दिया था। लेकिन वहीं सिगमंड फ्राइड थे, उन्होंने कामुकता का यानी कि लिबिडो पर ज़्यादा जोर दिया था।
बस इनकी थ्योरी में बस यही ज़्यादा अंतर दिखाई देता है कि इन्होंने क्या किया था, लिबिडो पे ज़ोर, यानी कि सिगमंड फ्राइड ने लिबिडो पे जोर दिया था, लेकिन वहीं इरिक्सन की बात किया जाए तो इन्होंने लिबिडो पे जोर नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ मनोसामाजिक सिद्धांत पे ज़्यादा जोर दिया। इसीलिए उनके सिद्धांत का नाम क्या पड़ गया, साइको सोशल थ्योरी, यानी कि सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, अब आगे चला जाए थोड़ा सा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति, यानी कि अपनी प्रसिद्ध बुक, जो उनकी बुक थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो कब लिखी गई थी 1963 में किया, परंतु केवल यहाँ पे वही चीज़ है जो हम लोगों ने भी पढ़ लिया है, एक जैविक और मानसिक प्राणी ही नहीं, यानी जो भी मनुष्य होता है एक सामाजिक प्राणी होता है। समाज में रह कर के ही बच्चा क्या होता है, डेवलपमेंट, यानी कि अगर बच्चा कोई अच्छी चीज़ें सीख रहा है तो समाज से सीख रहा है, बुरी चीज़ें सीख रहा है तो भी समाज। कोई भी बच्चा होता है हम दिन भर रात भर अपने रूम में नहीं रह सकता, अपने घर में नहीं रह सकता है, वो समाज के साथ जाता है, घुलता मिलता, खेलता कूदता है। ठीक है, स्कूल जाता है, कहीं नौकरी करता है, कोई कुछ भी करता है। ठीक है, तो वो समाज के साथ ही मिलता जुलता है ना, तो समाज के साथ मिल करके ही कोई बच्चा आगे बढ़ता है, कोई बच्चा अच्छा बनता है, कोई बच्चा क्रिमिनल बन जाता है। ठीक है, तो समाज का रहना, यानी कि समाज में बच्चा ही सीखता है। आगे बात किया जाए, इन्होंने जब अपनी 8 अवस्थाएँ दी हैं, 8 अवस्थाओं को यहाँ पे देखते हैं कि वो 8 अवस्थाएँ कौन-कौन सी थी, उनकी 8 अवस्थाओं का नाम क्या होता है। तो पहला है विश्वास बनाम अविश्वास। जो पहला सिद्धांत, यानी कि जो इन्होंने एक बुक लिखी ना, एरिक रिक्सन ने एक बुक लिखी, तो उस बुक का क्या नाम है, बुक का आप नाम बता दीजिए, उस बुक का नाम क्या होता है। अभी हमने आपको बताया है कि उस बुक का नाम है चाइल्डहुड सोसाइटी, जो कब लिखी गई थी, 1963 में लिखी गई थी। ठीक है, तो 1963 में जो बुक लिखी इन्होंने चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, एरिक रिक्सन ने, तो उसी बुक में इन्होंने अपनी जो सिद्धांत का जो, यानी कि विकास जो था, ठीक है, सिद्धांत में जिनका मनोसामाजिक सिद्धांत था, सिद्धांत को भिन्न भिन्न चरणों में, यानी कि चरणों में इन्होंने 8 डिवाइड कर दिया। ठीक है, यानी कि 8 प्रकार के डिवाइड किया। तो पहला प्रकार है विश्वास बनाम अविश्वास, जो किन में होता है, शैशवावस्था में होता है। यह कब से कब होता है, यानी कि बच्चा जन्म लिया है उसके बाद, यानी कि 18 माह तक यह समय चलता है। कौन, पहला वाला। अब दूसरे की बात किया जाए, यानी कि दूसरा क्या है, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, जिसका उम्र कब होता है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, इसका समय कब चलता है, तो 18 से, जब यानी कि पहला वाला विश्वास बनाम अविश्वास, यानी कि शैशवावस्था जब खत्म होता है, तब किसका शुरुआत होता है, बाल्यावस्था का, प्रारंभिक बाल्यावस्था का। तो उसमें समय क्या हो जाता है, 18 से 3 वर्ष का हो जाता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है पहल शक्ति बनाम दोस्ता, लेकिन इसका समय का होता है, यानी कि उसका उम्र कब होता है, तो 4 से 6 साल का बच्चा जब हो जाता है, यह क्या होता है, खेल की अवस्था होता है। जबकि चौथा क्या है, चौथा होता है परिश्रम बनाम हीनता, स्कूल की अवस्था होती है, जो समय उसका क्या है, 6 से 12 वर्ष का। यानी कि हमने अभी तक 4 पढ़ा, 4 अभी और पढ़ेंगे। इन्होंने 8 प्रकार की अपनी जो सिद्धांत का विकास किया था। ठीक है, आगे हमारा क्या है, आगे है 5वां नंबर पे है अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। ठीक है, इसका जो समय होता है 12 से 20 वर्ष का होता है, ये कब होता है, किशोरावस्था होता है। ठीक है, उसके बाद में 6वें नंबर पे क्या है, घनिष्ठ बनाम विलंघन। ठीक है, जो कब से कब चलती है, 20 से 30 वर्ष तक चलती है, और कब होता है, वयस्कावस्था जब आती है तब यह चलता है। अगला हमारा क्या है, 7वां है जननात्मक बनाम स्थिरता जो होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका समय होता है 30 से 65 वर्ष का होता है। 8वां नंबर पे क्या है, अहम संपूर्णता बनाम निराशा, 65 वर्ष से मृत्यु तक। अब हम एक 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 करके समझते हैं कि इसमें क्या क्या देखने को मिलती है। यानी कि पहला हमने क्या बताया, पहला हमने बताया बनाम विश्वास बनाम अविश्वास। तो इसको समझते हैं कि विश्वास बनाम अविश्वास क्यों कहा गया, जो कि कब होती है, किसी भी बालक में, जब वो शैशवावस्था में होता है। ठीक है, आगे बात करें, आगे हमारा है जो पहला नंबर पे है, हमें अभी तक हमने 8 अवस्थाओं के नाम पढ़ा। अब 8 अवस्थाओं जो थी उनकी विशेषताएं, उनमें बात क्या रखी गई है, ये समझते हैं। तो विश्वास, पहला वाला है विश्वास बनाम अविश्वास, जो कब होता है, जो शैशवावस्था का बालक होता है ना, शिशु होता है, तो उसमें होता है। यानी कि जन्म से लेकर के 18 माह आप कह सकते हो, या 17 माह कह सकते हो, ये गलत है, माह रहेगा। ठीक है, बच्चे को अपने माता पिता को देखकर उचित स्नेह व प्रेम मिलता है, जो उनमें विश्वास, यानी कि ट्रस्ट का भाव विकसित करता है। जब माता पिता बच्चे को रोते बिखलते व चिल्लाते छोड़ जाते हैं, तो उनमें अविश्वास की भावना विकसित हो जाती है। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि आप अगर बच्चे से प्यार कर रहे हो, ठीक है, कोई बच्चा है, यानी कि जन्म से लेकर के 18 माह तक का बच्चा है, आप प्यार करते हो, आप उससे केयर करते हो, उसकी आप देखभाल करते हो, तो बच्चे के मन में इतना डेवलपमेंट हो जाता है कि वो समझ लेता है कि हाँ, ये हमसे प्यार करते हैं, तो उनको ट्रस्ट आ जाता है। ठीक है, उनको विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये हमारे माता पिता हैं, हमसे बहुत प्यार करेंगे, हम चाहे जितना कुछ भी
कर दें तो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। लेकिन वहीं पे आप अगर बच्चा रो रहा है, आप बच्चा कुछ कह रहा है, आप उसकी बातों को समझ नहीं रहे हो, या कि जैसे कि उसको पॉटी लगी है या फिर पॉटी कर दिया, उसका डायपर साफ़ नहीं कर रही हो, या उसे भूख लगा है या फिर उसे गर्मी लगी है, उसको कोई भी एनी रीज़न कोई भी दिक्कत है, आप उसकी दिक्कत को समझ नहीं पा रहे हो, तो बच्चे को क्या समझ में आ जाता है कि मतलब हमें वो नहीं केयर कर रहे हैं, ठीक है? उनको ये समझ में आ जाता है, उनके अंदर अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है। वो समझ जाते हैं कि ये हमारी देखभाल नहीं करेंगे, ठीक है? तो उनमें अविश्वास की भावना विकसित हो जाए, यानी कि मिसट्रस्ट हो जाता है, ठीक है? यानी कि हम कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं कि अगर बच्चे को आप प्यार कर रहे हो, तो बच्चा भी समझेगा कि हाँ, हमसे ये प्यार कर रहे हैं, तो हम भी उनको मतलब ऐसा क्या करें कि उनको भी हमसे प्यार ज़्यादा बढ़े। लेकिन वहीं पे अगर बच्चे को प्यार नहीं करोगे, बच्चे को रोते-बिखलते छोड़ दोगे, तो बच्चे में क्या हो जाएगा, अविश्वास की भावना, वो हमेशा रोते रहेंगे, ठीक है? वो कोई भी चीज़ माँगेंगे तो रो-रो के माँगेंगे, ठीक है? उनको यही समझ में आएगा कि हम रोकर माँगेंगे तभी हमें चीज़ मिल सकती है। तो उनमें क्या आ जाएगा, अविश्वास की भावना आ जाएगी। आशा करते हैं आपको विश्वास बनाम अविश्वास समझ में आ गए, यानी कि कब होता है, जो शिशुअवस्था का बालक होता है, उनमें ये देखने को मिलता है। अब आगे चला जाए थोड़ा। दूसरा नंबर पे क्या हम लोगों ने बात किया था, जो दूसरी अवस्था थी क्या थी, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता थी, ठीक है? यानी कि दूसरा आप इसको नाम दे सकते हो शक, या कह सकते हो या आत्मनिर्भरता बनाम लज्जाशीलता, ठीक है? इसका समय कब होता है, तो इसका समय होता है 18 से 3, यानी 17 भी कह सकते हो, 18 भी कह सकते हो, जो कब होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है, तब यह समय शुरुआत होता है। इस अवस्था में बालक अपने आप भोजन करना, कपड़े पहनना इत्यादि पर दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते, वह स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं। दूसरी तरफ बहुत सख्त माता-पिता बच्चों के साधारण कार्य करने को भी डांटते हैं तथा उनकी क्षमता पर शक करते हैं, जिसके कारण बच्चे के अंदर लज्जा अनुभव हो जाता है, ठीक है? यानी कि आप बच्चे को क्या करो, आप बच्चा जो करना चाहता है उसको यानी कि जिस हिसाब से बच्चा, जैसे कि 18 माह से लेकर के 3 वर्ष का बच्चा है, तो आप उसे कह दोगे कि आप खुद से पॉटी साफ कर सकते हो, आप खुद से कपड़े पहन करके बटन भी बंद कर सकते हो, आप खुद से खाना भी खा सकते हो, ठीक है? आप हल्का-फुल्का दौड़ लगा सकते हो। आप अगर कुछ काम कर रहा है, यानी कि उसके उम्र के हिसाब तो उसे कार्य करने का मौका संपूर्ण देना चाहिए, ठीक है? अगर आप नहीं दोगे, तो अगर वो किसी के सामने वो घुल-मिल नहीं पाएगा, ठीक है? यानी कि वो कोई मेहमान आएगा तो उसके सामने घुल-मिल नहीं पाएगा, वो लज्जा करेगा, यानी कि वो शर्म करेगा। लेकिन वहीं पे आप जैसे कि वो कपड़ा पहनना चाहता है, वो खुद से भोजन करना चाहता है, वो खुद से पॉटी साफ करना चाहता है, खुद से अपना होमवर्क करना चाहता है, एनी रीज़न्स कुछ भी काम हो सकता है, उसके डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो वो खुद करना चाहता है। अगर वो उसको काम नहीं करने दोगे, यानी कि उससे कहोगे कि तुम अभी बच्चे हो, छोटे हो, ये काम नहीं कर पाओगे, जबकि वो काम बच्चा कर सकता है, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, उसके अंदर यानी कि उसके अंदर लज्जाशीलता आ जाता है, ठीक है? उसको वो थोड़ा मतलब अपने आप से महसूस करने लगता है कि हम तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं करने देते हैं, तो उसमें क्या आ जाता है, शर्म की भावना आ जाती है, ठीक है? लज्जाशील अनुभव कर ले, तभी तो कोई बच्चे कितना शर्माते हैं किसी के सामने, यानी कि कोई नया मेहमान आया होता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, किसी से सलाम करना हो, नमस्ते करना हो, तो नहीं करते, क्योंकि उनके सामने एक लज्जाशीलता अनुभव हो जाता है, ठीक है? तो इसका कहने का मतलब ये है कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, जो उसके उम्र के हिसाब से जो कार्य है, उसको करने का संपूर्ण मौका देना चाहिए, वरना बच्चा क्या हो जाता है, लज्जाशीलता, यानी कि किसी दूसरे के सामने या मम्मी-पापा के सामने अपनी जो दिल की बातें होती है वो नहीं कह पाता है, ठीक है? इससे बच्चा जिद्दी भी हो सकता है। आगे बात किया जाए तीसरा क्या है, हम लोगों ने 2 पढ़ लिया, यानी कि हमने विश्वास बनाम अविश्वास पढ़ लिया, और दूसरा क्या पढ़ा हमने, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, जो कब है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है? अब आगे बात किया जाए तीसरा नंबर पे है पहल शक्ति बनाम दोस्ता, ठीक है? जो समय कब होता है, 3 से 5 वर्ष का, ठीक है? यानी कि 3 वर्ष से आप कह सकते हो या फिर 4 वर्ष से कह सकते हो, जो कब से कब चलती है, 5 भी कह सकते हो और 6 भी कर सकते हो, ठीक है? यानी कि अलग-अलग बुक में अलग-अलग डेट लिखा रहता है, ठीक है? यह बच्चों की प्राक स्कूली वर्ष होता है, जो कि आप इंग्लिश में क्या कहते हो, प्री स्कूली एज कहते हो। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि प्री स्कूली एज कौन सा समय होता है, तो 3 से 5 भी कह सकते हो, 4 से 6 वर्ष भी कह सकते हो, ठीक है? तो आगे बात किया जाए, यह अवधि बालक की पूर्व आरंभिक बाल्यावस्था की होती है। माता पिता बच्चों की जिंदगी के सभी क्षेत्रों में नए नए खोज करने की प्रेरणा देते हैं, तो इसे पहल की संज्ञा देते हैं, और जब माता पिता पहल करने पर उनकी आलोचना दंड देते हैं, तो बच्चे को दोषिता भाव उत्पन्न हो जाता है। यानी कि इस तीसरे के कहने का मतलब ही है कि जो खेल की अवस्था होती है, ठीक है, तीसरी अवस्था में पहल शक्ति बनाम की अवस्था होती है, यानी कि जो 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष कह सकते हो, या फिर 6 वर्ष से लेकर के 4 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष कह सकते हो, जो प्री स्कूली एज होता है, ठीक है?
यानी कि प्रारंभिक स्कूली एज होता है, इसमें बच्चा क्या होता है, बच्चे को जो भी कार्य यानी कि बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है? बच्चे को सब कुछ समझ में आ जाता है, तो बच्चा कुछ भी कार्य करता है, ठीक है? कोई बच्चा होता है सृजनात्मक होता है, कोई बच्चा होता है थोड़ा मतलब उनकी बुद्धि कम होती है, तो जो सृजनात्मक होते हैं वो तो अपना हुनर दिखा ही देते हैं, लेकिन जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, ठीक है? जो मंद बुद्धि वाले होते हैं, उनको जो भी कार्य कर रहे होते हैं, उनमें टोक-लोक नहीं लगाना चाहिए। अगर आप टोक-लोक लगाओगे, तो बच्चा की क्या हो जाएगी, बच्चा जो कार्य करना चाहता है, उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है? यानी कि बच्चे को संपूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से उसे क्या करना चाहिए, उसे सीखने की नई-नई चीज़ें सीखने की मौका देना चाहिए, ताकि बच्चे को जो भी नए-नए खोज करना चाहते हैं, तो ये तीसरी जो अवस्था होती है वो खेल की अवस्था होती है। खेल की अवस्था में बच्चा नए-नए खेल करता है, नई-नई चीज़ों को सीखता है, ठीक है? तो आप अगर उसमें जो खेल रहा है, जो नई-नई चीज़ें कर रहा है, आप उस पे टोक लगाओगे कि आप ऐसा ना करो, यानी कि कोई बच्चा चाहता है कि मैं किसी अगर बच्चा चाहता है कि किसी भी खेल में पार्टिसिपेट करें, जैसे कि दौड़ वाला हो गया, रस्सी कूद वाला हो गया, कुछ भी एनी रीज़न कुछ भी आप समझ सकते हो। जैसे कि अगर आप उसे खेलने का मौका नहीं दोगे या फिर कोई चीज़ वो बना रहा है, जैसे स्कूल में बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाया जाता है, ठीक है? तो आप उसे करने का मौका नहीं दोगे, यानी कि नई-नई चीज़ें करने का मौका नहीं दोगे, तो बच्चे क्या हो जाएँगे, बच्चे के अंदर दोषिता यानी कि वो कैसा हो जाएगा, बच्चे में दोष उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है? जिससे कि क्या हो जाएगा, मंद बुद्धि का निकल जाएगा। लेकिन वहीं पे आप उसको नई-नई चीज़ें करने को दोगे, तो बच्चा जो मंद बुद्धि का वो भी डेवलपमेंट कर जाएगा, यानी कि उसका बुद्धि भी डेवलपमेंट कर जाएगा, और सृजनात्मक बच्चा जो होगा उसका तो और जो दायरा होता है बुद्धि का वो और बढ़ जाएगा, ठीक है? यानी कि इसका तीसरे का मतलब यही है कि बच्चा जो करना चाहता है, उसके उम्र के हिसाब से, उसके एज के हिसाब से, यानी कि वो किसी स्कूल में प्रोजेक्ट बनाना चाहता है या फिर कोई पार्टिसिपेट बच्चा करना चाहता है, किसी खेल में कोई भी पार्टिसिपेट ले लिया जाए, ठीक है? उसके उम्र के हिसाब से खेल कूद हो गया, रस्सी कूद हो गया, खो-खो हो गया, तो उसे करना चाहिए, यानी कि माँ-बाप को उसको रोक नहीं लगाना चाहिए कि बच्चा तुम गिर पड़ोगे, चोट लग जाएगी। ऐसा थोड़ी ना होता है, स्कूल के टीचर भी जानते हैं कि उम्र के हिसाब से बच्चे को जो देते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है? तो बच्चे माँ-बाप को टोकना नहीं चाहिए, अगर टोकोगे तो बच्चा की जो बुद्धि होता है, बुद्धि का जो विकास होता है, वो सही नहीं हो पाएगा, बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, दोष उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है? उनका जो माइंड डेवलपमेंट हो जाता है, वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। अब आगे बात किया जाए, तीसरा हमने बात की, अब चौथे की बात किया जाए। चौथा है परिश्रम बनाम हीनता, ठीक है? चौथा हमारा क्या है, परिश्रम बनाम जो हीनता होता है, ठीक है? या फिर उससे कह सकते हो विद्यमा बनाम हीन भावना, ठीक है? जो समय कब चलती है, 6 से 12 वर्ष, ठीक है? यानी कि उत्तर बाल्यावस्था को जो समय होता है, वह ये समय होता है जब बच्चों को पहल से उत्पन्न नई अनुभूति मिलती है, तो अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने में लगा देते हैं, ठीक है? इन्हें इससे क्या कहते हैं, परिश्रम की संज्ञा दी गई है, ठीक है? यानी कि अगर आप बच्चे को जो उत्तर बाल्यावस्था होती है ना, यानी कि 6 से 12 वर्ष का समय होता है, यानी कि किशोरावस्था से पहले की अवस्था होता है। ठीक, अभी तीसरे में हमने बात किया था जो खेल अवस्था थी, ठीक है? लेकिन जो चौथी वाली अवस्था, ये कौन है, स्कूल की अवस्था, ठीक है? यानी कि तीसरे की जो हमने बात किया था, जो पहल शक्ति बनाम दोषता थी, वो कैसी अवस्था थी, खेल वाली अवस्था थी। लेकिन जब चौथी की बात करें तो चौथी है स्कूल की अवस्था, ठीक है? यानी कि उत्तर बाल्य अवस्था है। पहला था प्री स्कूली एज था, लेकिन ये है क्या, स्कूली एज है, ठीक है? यानी कि बच्चा इसमें क्या करता है, स्कूल जाने लगता है, वह मतलब पढ़ने में जो होता है, पढ़ने में अच्छा सा दिल लगा देता है, ठीक है? अगर बच्चा पढ़ने में दिल लगा रहा है तो उसे ज़रूर देना चाहिए, ठीक है? यानी कि अगर आप उसे मौका नहीं दोगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, हीन भावना आ जाएगी, ठीक है? यानी कि जो पढ़ने में ऊर्जा लगा रहा है उसका ऊर्जा लगाने दीजिए। अगर वो आप उसके होमवर्क नहीं करिए, यानी कि उसके नई दूसरे कामों में उलझा दोगी, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, हीनता। यानी कि इस समय का जो बच्चा होता है, आप उससे जो कुछ भी बना सकते हो, ठीक है? यानी कि अगर उसके पढ़ने का मौका दोगे तो अच्छा से परिश्रम कर सकता है। अगर उसे पढ़ने का मौका नहीं दोगे, ठीक है? यानी कि कोई होटल में आप बैठा दोगे, कोई काम करने के लिए कर दोगे, तो बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, हीन भावना, ठीक है? यानी कि क्रिमिनल भी बन सकता है, एक अच्छा नागरिक भी बन सकता है, एक अच्छा पुरुष भी बन सकता है। अब आगे बात किया जाए, आगे क्या है, 5वें नंबर पे 5वें वाला जो अवस्था होती है, यानी कि अहम पहचान बनाम भूमिका होती है, जो कौन सी होती है, किशोरावस्था में होती है, ठीक है? यानी कि 12 से 18 वर्ष का जो समय होता है, ठीक है? 12 से यानी कि 12 से 20 भी कह सकते हो, 12 से 18 वर्ष समय का जो काउंटिंग होता है वो हर बुक में अलग अलग होता है, ठीक है? यानी कि 12 से 18 भी कह सकते हो और 12 से 20 भी कह सकते हो, ठीक है? जो कि क्या होती है, किशोरावस्था का काल होता है। यह कौन सी होती है, 5वां विकासात्मक चरण होता है, यानी कि एरिक डिक्सन का ये क्या है, 5वां विकासात्मक चरण होता है, ठीक है? यानी कि जो हमने अभी तक पहला पढ़ा, शैशवावस्था में विश्वास बनाम अविश्वास, फिर प्रारंभिक में पढ़ा स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, तीसरी में पढ़ा खेल अवस्था, चौथी में पढ़ा स्कूल, ये सब क्या होता है, बच्चे का धीरे धीरे विकास हो रहा है, ठीक है?
यानी कि पहले बच्चा माता-पिता से विश्वास चाहता है, ठीक है? उसके बाद में वो स्वतंत्रता चाहता है, ठीक है? यानी कि जो कुछ कार्य कर रहा है तो वो चाहता है कि हमारे कामों में रोक-टोक ना हो, उसके ऐज के हिसाब से कोई कार्य हो रहा है तो उसको करने दे दीजिए। पहल शक्ति बनाम में होता है कि जो भी कार्य कर रहा है यानी कि सृजनात्मक बच्चा है तो उससे डेवलपमेंट तो हो जाएगा, लेकिन जो मंद बुद्धि का उसका भी डेवलपमेंट करना चाहिए। फिर हमने चौथे में बात किया कि परिश्रम यानी कि बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ने का ज़रूर मौका दें, यानी कि होटल में या फिर किसी काम को मत करवाए, मज़दूरी मत करवाए। अगर बच्चा इस उम्र में पढ़ना चाहता है तो एक अच्छा सा पढ़कर अच्छे से डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। तो ये बच्चे की क्या हो रहा है, धीरे-धीरे विकास हो रहा है, ठीक है? यानी कि जितने-जितने समय उसका गुज़रता जाएगा, उतने-उतने क्या होगा, बच्चा का विकास बढ़ता जाएगा। तो ये क्या होता है, विरिक-डिक्शन का इसमें धीरे-धीरे उन्होंने विकास की बात की, ठीक है? तो 5वीं अवस्था जो होती है, इरिडिक्शन का 5वां विकासात्मक चरण है, जिसका अनुभव किशोरावस्था के वर्ष में होता है। इस समय व्यक्ति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है कि वह कौन है और उनका जीवन कहाँ जा रहा है। किशोरों को बहुत सारी नई भूमिकाएं और व्यस्त स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे व्यावसायिक और रोमांटिक। उदाहरण के लिए, अभिभावकों को किशोरों की उन विभिन्न भूमिकाओं और एक भूमिका को विभिन्न भागों का पता लग सकता है जिनका वह जीवन में पालन कर सकता है। यदि उसके सकारात्मक रास्ते पता लगाने का मौका न मिले, तब पहचान भ्रांति की स्थिति हो जाती है। यानी कि इस कहने का मतलब ये है यहाँ पे, इस 5वें वाले का अवस्था जो है, यानी कि जो इरिडिक्शन ने 5वीं जो अवस्था बताई है अहम पहचान बनाम भूमिका की, जो किशोरावस्था का काल होता है। किशोरावस्था का काल बहुत भयानक भी होता है, मतलब यानी कि उसके उम्र का बहुत भयानक भी होता है। अच्छा, यानी कि इसमें जब समय आता है किशोरावस्था काल में, तो बच्चा व्यवसाय की भी सोचने लगता है और अपनी यानी कि अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगता है और रोमांटिक भी हो जाता है। जो यहाँ पे क्या लिखा है, रोमांटिक और व्यवसाय, यानी कि बच्चा वो खुद सोचने लगता है। बच्चा नहीं, अब तो किशोरा में पहुँच जाता है। वह सोचता है मैं कौन हूँ, ठीक है? वह सोचता है कि मैं ये पढ़ लूँ, तो मतलब इसमें अपने भविष्य को बनाने की इसको उत्सुकता हो जाती है, ठीक है? वह सोचने लगता है कि उनका जीवन कहाँ जा रहा है। बहुत सारी उनके माइंड में ये बातें चल रही होती हैं, यानी कि वो सोचने द्विधा में पड़ जाता है कि मैं व्यवसाय को सोचूँ या रोमांटिक रहूँ, ठीक है? यानी कि आप बच्चे को अगर पहचान मिल गया तो बच्चा अपनी लाइन पे चला जाता है। अगर बच्चे को पहचान नहीं मिल पाया तो क्या हो जाता है, वह दूसरी लाइन पे चला जाता है। यानी कि बच्चा क्या हो, नकारात्मक चीज़ें करने लगता है। अगर वहीं के बच्चे की अगर पहचान मिल गई, यानी कि वो सही लाइन पे यानी कि सही संगति में जा रहा है, तो बच्चे को क्या हो जाती है, बच्चे को नहीं, एक बच्चा अब तो नहीं रह गया, वो तो किशोर में चला गया। तो बालक क्या हो सकता है, बालक बड़ा होकर के एक नया अच्छा आदमी, यानी कि अपने जो भी उसका सिद्धांत हो, यानी कि जो कुछ करना चाहता है, जो जिस लाइन पे वो बनना चाहता है, अगर उसकी संगति, उसकी दोस्त उसके अच्छे हैं, तो जो भी वो करना चाहता है, जो भी वो बनना चाहता है, वो बन जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर उसकी बुरी संगति है, बुरे दोस्त हैं, तो वो क्या हो सकता है, एक बुरा नागरिक भी बन सकता है, बुरा आदमी बन सकता है। तो 5वीं जो अवस्था होती है, इरिडिक्शन ने यही दिया है कि इसमें बच्चे को पहचान भी मिल सकती है और पहचान के अलावा अगर नकारात्मक चीज़ें अगर बताएँ, तो उसमें बच्चे को क्या हो जाता है, एक बुरा आदमी बन जाता है, ठीक है? 6वें पे है घनिष्ठता बनाम अलगाव, ठीक है? जो समय कब चलता है, 18 से 35 वर्ष। यह कब होती है, जो आरंभिक यानी कि जो वयस्कावस्था होती है, वयस्कावस्था का जो शुरू स्टेज होता है वो होता है, यानी कि आरंभिक वयस्कावस्था होती है। युवावस्था की अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ धनात्मक संबंधी पॉजिटिव रिलेशन बनाता है, सब के साथ घनिष्ठता का भाव विकसित होता है, तो वह दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर लेता है। और जब दूसरों के साथ घनिष्ठता विकसित नहीं कर पाते, तो वो अलग हो जाते हैं, ठीक है? तो दूसरों के साथ घनिष्ठता विकसित नहीं कर पाते हैं, तो वे सामाजिक रूप से अलग हो जाते हैं, अर्थात वह इस अवस्था में घनिष्ठता बनाम अलगाव का संघर्ष होता है। यानी कि 6वें इरिडिक्शन ने क्या कहा, घनिष्ठता बनाम अलगाव की जो कि क्या होती है, आरंभिक वयस्क का अवस्था होती है, ठीक है? जो कब से कब चलती है, 18 से 35 वर्ष के समय होता है, यानी कि 18 से जो 35 वर्ष का समय होता है वह ये काल होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि कोई भी व्यक्ति है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे ऊँच है, चाहे नीच है, चाहे नीची जाति का है, चाहे ऊँची जाति का है, ठीक है? यानी कि कुछ भी उसको प्रॉब्लम, तो उसका जो समाज है, ठीक है, उसके अगल-बगल के जो समाज है, कोई भी समाज हो गया, अगल-बगल ना दूर का भी ले लिया जाए, तो उससे अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, उसको अपने कामों में यानी कि पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं, ठीक है? तो अगर उससे बात अच्छे से करते हैं, तो वो भी क्या करता है, अपना समर्पित कर देता है, ठीक है? यानी कि सब व्यक्ति में ये चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है? व्यक्ति को दूसरे के साथ घनिष्ठता यानी कि उसको कोई घनिष्ठता दिखाता
आता है तो भी क्या करता है, उसे दोस्ती करने का मौका देता है, ठीक है, अपने आप को समर्पित कर देता है। लेकिन वहीं पे जब समाज वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उसके अंदर हीन भावना आ जाती है, ठीक है, वो अलगाव यानी कि अपने वो समाज से हट जाता है, ठीक है, समाज में उठता बैठता नहीं, समाज से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है इरिगेशन का कि इसमें क्या हो जाता है, दूसरे व्यक्ति के साथ धनात्मक संबंध बनाता है, लेकिन अगर वहीं पे अच्छा से समाज उसको एक्सेप्ट ना करे तो क्या हो जाता है, ऋणात्मक संबंध बना लेता है, ठीक है। सब व्यक्ति को दूसरे के साथ घनिष्ठता का भाव विकसित होता है तो वह दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर लेता है, और जब दूसरों के साथ घनिष्ठता विकसित नहीं कर पाते हैं तो वे सामाजिक रूप से अलग हो जाते हैं। इस अवस्था में क्या हो जाता है, घनिष्ठता अलगाव का संबंध देखने को मिलता है, ठीक है, घनिष्ठता बनाम अलगाव का संघर्ष होता है, ठीक है। अब आगे बात कीजिए 7वें नंबर पे क्या है, 7वें नंबर पे है सृजनात्मक या फिर कह सकते हो जननात्मक बनाम स्थिरता, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था आरंभिक अवस्था थी, आरंभिक वयस्क अवस्था थी, ठीक है, लेकिन ये क्या है, मध्य अवस्था, ठीक है। ये क्या होती है, मध्यावस्था होती है, जो समय कब से चलती है, 35 से 65 वर्ष के समय होता है, ठीक है। इस अवस्था में व्यक्ति अगली पीढ़ी के लोगों, ठीक है, इस अवस्था में व्यक्ति अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा उस समाज के लिए जननात्मक में उत्पादकता सम्मिलित करता है। लेकिन जब व्यक्ति को जननात्मक की उसकी चिंता उत्पन्न नहीं होती तो उसमें स्थिर उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो 35 से 65 वर्ष का होता है, इनकी मध्यावस्था होता है, तो उसमें क्या होता है, वो लोगों के कल्याण के लिए, ठीक है, अपनी जो भी उसका आने वाला पीढ़ी है तो उसको पीढ़ी को एक अच्छा यानी कि वो पीढ़ी को एक अच्छा सा घर देना चाहता है, ठीक है, यानी कि उसको क्या जाता है, जो सृजनात्मक अवस्था होती है, यानी इस अवस्था में कहते हैं, यानी कि 7वां जो अवस्था होती है इरिगेशन के हिसाब से, तो इस अवस्था में इन्होंने क्या कहा था, जो क्या होती है मध्य वयस्क अवस्था होती है। इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है वह अपनी आने वाली जो अगली पीढ़ी होती है उसके कल्याण के बारे में सोचता है, ठीक है, उनको एक नई चीज़ें प्रोवाइड करने को सोचता है, यानी कि मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा, तो इनके लिए धन इकट्ठा करता है, ठीक है। इनमें अपने लिए नहीं सोचता, इस अवस्था में अपने लिए नहीं सोचता, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा बेहतर समझता है, ठीक है, उनके लिए धन इकट्ठा करता है, उनके कल्याण के लिए, ठीक है, उनके चिंता की भाव उत्पन्न, यानी कि मैं वो सोचने लगता है कि मेरे मर जाने के बाद इनका क्या होता है, तो उनको ऐसा करने का मतलब वो ऐसा काम करता है व्यक्ति कि मेरे मरने के बाद भी इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर वहीं पे उसको जो भी उसका पीढ़ी है, ठीक है, उसके पीढ़ी उसको ये सब करने का मौका नहीं देता है तो उसके अंदर क्या आ जाता है, स्थिरता का भाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, उनके अंदर क्या हो जाता है, स्थिरता का उत्पन्न हो जाता है। आगे बात किया जाए, आगे क्या है 8वें नंबर पे, यानी कि जो लास्ट वाला है, अहम संपूर्णता बनाम की अवस्था जो होती है, ठीक, संपूर्णता बनाम हताशा की जो अवस्था होती है, इसमें क्या हो जाता है, कोई भी व्यक्ति एकदम परिपक्व हो जाता है, ठीक है, यानी परिपक्वता यानी कि जिसके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है, यानी कि जितनी दुनिया की चीज़ें होती हैं, जो भी उसका उम्र बीता होता है उसमें जो चीज़ें सीखा, जो चीज़ें देखा, वो सीख करके इसमें आता है, ठीक है, यानी कि जो अभी हमने पीछे पढ़ा, पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें नंबर पे जो भी ये अवस्थाएं गई, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, खेल अवस्था, स्कूली अवस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, मध्यावस्था, जितनी सारी हमने अवस्थाएं बताई, उस सब अवस्थाओं को कुछ ना कुछ सीख करके, यानी कि इसमें इतनी सारी चीज़ें सीख करके क्या हो जाता है, इंसान परिपक्व हो जाता है, जो 8वीं अवस्था होती है। इसमें समय कब चलता है, तो इसमें समय चलता है 65 वर्ष से लेकर के जब तक कोई व्यक्ति का मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये अवस्था चलती है। इस अवस्था में 65 वर्ष के बाद प्रारंभ होकर मृत्यु तक की अवधि सम्मिलित होती है। इसमें बुढ़ापा की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने पहले के समय को याद करता है कि उसने सभी अवस्थाओं को जिम्मेदारी धनात्मक रूप से पूर्ण किया या नहीं। अगर परिणाम धनात्मक होता है तो संपूर्णता का भाव विकसित होता है, अगर परिणाम ऋणात्मक होता है तो निराशा की भाव उत्पन्न होता है। यानी कि इरिगेशन जी का कहने का मतलब ये है, यानी कि जो 8वां है अहम संपूर्णता बनाम निराशा के जो व्यक्त होता है, ठीक है, यानी कि जो इसने पिछली वाली जिंदगी जी है, जो हमने 8 की बात की अभी, बस सोचने लगता है कि जो हमारी पीछे वाला जो उम्र गया उसमें हमने क्या किया, ठीक है, वो सोचता है कि हमने अगर अच्छा किया है तो उसके अंदर खुशी के भाव उत्पन्न होता है, लेकिन वहीं पे अगर उसने बुरा काम किया है, ठीक है, तो इस अवस्था में उसको हताशा उत्पन्न हो जाती है, यानी कि निराश की भावना उत्पन्न हो जाती है कि हमने जो भी ज़िंदगी जी हमने अच्छी ज़िंदगी नहीं जी। अगर उसको अच्छी ज़िंदगी जी है तो उसके अंदर खुशी की भाव होती है, उसको अहंकार की पद यानी कि अपने आप को उसको धनात्मक ऊर्जा मिलती है। लेकिन वहीं पे अगर उसने अच्छा काम नहीं किया है, उसने जो भी ज़िंदगी जी है एक बुरी संगति में रहकर जी है, उन्होंने एक अच्छा काम नहीं किया अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, तो उनके अंदर क्या आ जाती है, निराशा का भाव उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। आगे बात किया जाए, आगे क्या है
अगला नंबर पे है, इन्होंने यानी कि इरिक रिक्सन ने से 3R की बात की है, ठीक है। यानी कि क्या होता है 3R, एक होता है कर्मकांडता, एक होता है कर्मकांड, एक होता है कर्मकांडवाद। यहाँ पे क्वेश्चन बन चुका है कि इरिक रिक्सन ने 3R में कौन कौन से नाम के जिक्र किया है। तो पहला होता है कर्मकांडता, दूसरा होता है कर्मकांड, तीसरा होता है क्या कर्मकांडवाद होता है, ठीक है। अब आगे बात किया जाए, आगे देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने मनोसामाजिक का इरिक रिक्सन का सिद्धांत पढ़ा। यानी कि इरिक रिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को लिख रखा है, यानी कि आप अपने अभी तक आपने पढ़ा सिर्फ है ना, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन बनाना हो तो आपको बनाने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन बना के दिया है कि आपको समझ सको कि हमने जो भी पीछे पढ़ा है उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला हमने क्वेश्चन लिखा है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत क्या है, इसमें सिद्धांत में क्या क्या बातें कही गई है। पहला क्वेश्चन यही कहता है, ठीक है। यानी कि पहला क्वेश्चन इसमें कहता है कि मनोसामाजिक जो विकास का सिद्धांत है इसमें आपने क्या क्या पढ़ा, इसमें क्या क्या आती हैं बातें, ठीक है। दूसरे नंबर पे है मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, यानी कि जो मनोसामाजिक सिद्धांत है इसके प्रवर्तक यानी कि इसके संस्थापक कौन है, ठीक है। इनके प्रवर्तक कौन है, तो इनके प्रवर्तक तो आप जानते हो कि कौन है, इरिक रिक्सन जी हैं। अगला तीसरे नंबर पर हमने क्या रखा है, इरिक रिक्सन जो है, इरिक रिक्सन का सिद्धांत मनोसामाजिक सिद्धांत में विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं। तो बता सकते हो आप बिल्कुल कि इन्होंने कितनी दी है, 8 अवस्थाएं दी हैं। यानी कि कौन से बुक में 8 अवस्थाओं का जिक्र किया है, तो जो इन्होंने इरिक रिक्सन ने अपनी एक प्रसिद्ध बुक लिखी यानी कि किताब लिखी, तो उस किताब का नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो कब उन्होंने लिखी थी, 1963 में लिखी थी। 1963 में जो बुक लिखी इन्होंने, उसी बुक में इन्होंने जो अपना सामाजिक सिद्धांत यानी मनोसामाजिक सिद्धांत है इसमें 8 अवस्थाओं को बांटा है, ठीक है। आगे बात किया जाए मनुष्य समाज विकास में किस मनोसामाजिक विकास के संस्थापक कौन है, यानी कि जो प्रवर्तक कहा जाए या संस्थापक कहा जाए तो एक ही बात है। तो मनोसामाजिक विकास का संस्थापक कौन है, तो इरिक रिक्सन जी है, बता सकते हो आप। अगले नंबर पे क्या है, मनोसामाजिक विकास के संस्थापक कौन है, फिर वही दोबारा लिख गया है, सॉरी। अगला कौन है, इरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो इरिक्सन ने दिया है मनोसामाजिक सिद्धांत। लेकिन याद रखे रहना कि जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो किसी और ने दिया है, वो दिया है सिगमंड फ्रायड ने। यानी कि नाम तो मिलता जुलता है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मनोसामाजिक की बात की है, लेकिन सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात कही है, ठीक है। आगे चला जाए, आगे क्या है, आगे हमारा क्लास खत्म हो गया है। ये रहा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमने बहुत अच्छे से बेहतर समझने की कोशिश की है। आज हमने बहुत से सारे टर्म को पढ़ा, जैसे कि हमने पढ़ा इरिक रिक्सन की बुक के नाम को पढ़ा, इरिक रिक्सन के जो सिद्धांत दिया था, यानी कि इरिक रिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, इन्होंने दिया था मनोसामाजिक सिद्धांत, जो कि क्या नाम था, जो कि फ्रायड के सिद्धांत का थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, ठीक है। यानी कि आप फ्रायड के सिद्धांत को अगर आप पढ़े रहोगे तो जो इनका सिद्धांत है यानी कि मनोसामाजिक सिद्धांत था, दोनों में कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने यानी कि इरिक रिक्सन ने व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, सांवेगिक यानी कि इमोशनल, और सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट को, यानी कि इन तीनों को मेल करके अपना जो सिद्धांत दिया है, ठीक है। इरिक रिक्सन ने एक बुक लिखी जिस बुक का क्या नाम था, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो कब लिखी थी, 1963 में ये लिखी गई थी। इसी बुक में इन्होंने अपनी जो अवस्थाएं यानी कि अपनी जो सामाजिक विकास की जो अवस्थाएं थी, इन्होंने 8 अवस्थाओं में बांटा इस बुक में, ठीक है। जो पहली अवस्था थी शेषवा अवस्था थी, ठीक है। इसमें क्या देखने को मिल रहा था, विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम विश्वास ये कहता है कि अगर बच्चे को अगर रोता बिकलता छोड़ दोगे तो बच्चे की विश्वास अंदर अविश्वास हो जाएगा, लेकिन वही बच्चे को प्यार करोगे, दुलार करोगे तो बच्चा की क्या हो जाएगा, विश्वास यानी कि ट्रस्ट बढ़ जाएगा। वो बच्चा चाहे मतलब बच्चे सोचेगा कि हाँ मुझसे प्यार कर रहे हैं तो ये हमारे माता पिता हमारे भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे आप रोते बकलते या कि यानी कि पॉटी किया है, वो सुसु किया है, कुछ भी किया है, तो उससे आप उसको केयर नहीं कर रहे हो, उसको देखभाल नहीं कर रहे, तो बच्चे के अंदर क्या आ जाएगा, अविश्वास की भावना आ जाएगी। वहीं पे हमने दूसरी की बात की, यानी कि आरंभिक बाल्यावस्था में जो क्या देखने को मिल रहा था, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, यानी कि बच्चे को आप बच्चे के हिसाब से जो कार्य होता है उससे कार्य करने का मौका देना चाहिए, जैसे कपड़ा पहनना हो गया, खाना खाना हो गया, चलना फिरना दौड़ना हो गया, सीढ़ी पे चढ़ना उतरना हो गया, तो आप ये सब काम करने को नहीं दोगे तो बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, लज्जाशीलता आएगा। बच्चा सोचेगा कि हम तो ये काम कर सकते हैं लेकिन हमारे माता पिता नहीं करने देते हैं, माता पिता डांटते हैं, फटकारते हैं, तो बच्चे के अंदर लज्जाशीलता हो जाता है, हीन भावना हो जाता है, दूसरों के साथ क्या हो जाता है, मेलजोल नहीं कर पा सकता, बच्चे दूसरों के सामने शर्माता है। लेकिन हमने तीसरे में बात किया जो क्या थी, पहल शक्ति बना
बनाम दोष था, ठीक है। यानी कि खेल की अवस्था थी, यानी कि बच्चे को जो कार्य कर रहा है उसे करने का मौका दीजिए, यानी कि जो बच्चे को क्या करता है स्कूल खेल की अवस्था उसमें नई-नई चीज़ों को करता है, ठीक है। यानी कि वो समाज से बाहर समाज यानी कि घर क्या होता है, घर भी एक समाज होता है, तो अपने घर का जो समाज होता है उससे निकल कर के बाहर के समाज में जाता है, तो ठीक है, नई-नई चीज़ों को देखता है, नए-नए लोगों से मिलता है, तो नई-नई चीज़ों को करना भी चाहता है, तो बच्चे को करने को देना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, दोषता आ जाएगा, उसका जो माइंड डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है। चौथे नंबर पे हमने बात किया था परिश्रम बनाम हीनता, जो क्या होता है स्कूल की अवस्था होती है, बच्चा इसमें स्कूल जाने लगता है अच्छी तरह से। तीसरी अवस्था में क्या थी, आरंभिक थी, ठीक है, प्री स्कूल ये था। लेकिन चौथी जब क्या होती है, चौथी एकदम से बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, जो 6 से 12 साल का होता है। इसमें बच्चा क्या होता है, बच्चा परिश्रम करना चाहता है, अगर वो बच्चा परिश्रम कर रहा है तो उसे करने का मौका दे दी जाए। अगर बच्चे को काम करवाओगे, मजदूरी करवाओगे तो बच्चे के अंदर क्या आ जाएगा, हीन भावना आ जाएगा, यानी कि जो कार्य वो करवा रहा उससे उसको लेकर के क्या आ जाएगा, हीन भावना से देखने लगा, ठीक है। 5वें नंबर पे हमने बात किया था अहम पहचान बनाम भूमिका, ठीक है। यानी कि किशोरावस्था में बच्चा क्या हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, ठीक है। किशोरावस्था में क्या होता है, बालक बड़ा हो जाता है, बालक क्या हो जाता है, वो अपने लिए एक क्या हो सकता है, अपने लिए एक अच्छा बेहतर चुनने लगता है, अपना अपना क्या हो जाता है, अपना एक बेहतर बनने लगता है, ठीक है। जो 5वीं अवस्था होती है, यानी कि जो किशोरावस्था में अहम पहचान बनाम भूमिका वाली जो अवस्था होती है, इसमें किशोरावस्था जो होता है, जो बालक होता है, वह खुद अपना एक लाइन बनाता है, ठीक है। यानी खुद अपना भविष्य भी देखता है, लेकिन भविष्य तो बनाता है, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना पाता है तो उसके अंदर एक संभ्रांति, ठीक है, यानी कि संभ्रांति में हो जाता है। लेकिन वहीं पे 6वीं पे बात किया था हमने, जो वयस्कावस्था होती है, यानी कि जो आरंभिक वयस्कावस्था होती, युवावस्था होती, ठीक है। तो युवावस्था में क्या हो जाता है, घनिष्ठता बनाम विलंघन की हो जाता है, ठीक है। यानी कि उसका जो समाज है अगर उससे मेल-जोल कर रहा है तो उसके अंदर घनिष्ठता का भाव आ जाएगा। लेकिन समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी कि वो अच्छा है, ऊँच है, नीच है, अमीर है, गरीब है, तो उसको समाज नहीं एक्सेप्ट करता है, तो क्या हो जाता है, विलंघन की, अलगाव का भावना आ जाता है। लेकिन वहीं पे 7वें नंबर पे जो हमने बात किया था, यानी कि जो जननात्मक बनाम विलंघन की अवस्था होती है, यानी कि मध्यावस्था में जो आदमी होता है, ये बच्चा तो नहीं होता, अब तो बड़ा हो जाता है, तो जो आदमी होता है, वो व्यक्ति होता है, वो क्या होता है, वह अपनी पीढ़ी के लिए एक बेहतर चुनने लगता है, यानी कि बेहतर चीज़ें करना सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे को क्या होता है, ठीक है। यानी कि अपनी पीढ़ी के लिए अच्छा सोचता है। वहीं पे अगर पीढ़ी उससे ये भावना एक्सेप्ट नहीं करने देती है, ठीक है, यानी कि ये करने का मौका नहीं देती है, तो उनके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर क्या हो जाता है, एक स्थिरता है, ठीक है। वो सोचने लगता है कि मेरा पीढ़ी तो मेरे लायक का है ही नहीं, मतलब मैं करूँ तो या ना करूँ, कुछ उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, स्थिरता आ जाता है। लेकिन जब 8वें वाला एज आता है, यानी कि जो उसमें परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी आ जाती है, जो समय कब चलता है, 65 से वर्ष का चलता है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें अहम संपूर्णता बनाम, यानी कि व्यक्ति सोचने लगता है कि हमने पिछली वाली ज़िंदगी में हमने क्या किया है, आज की ज़िंदगी में क्या कर, ठीक है। यानी कि पिछली वाली ज़िंदगी में सोचता है कि हमने अपने पीढ़ी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए हमने क्या किया है। अगर वो अच्छा किया रहता है तो उससे सकारात्मक भावना उत्पन्न होती है, अगर वो नहीं अच्छा कार्य किया तो उसके अंदर क्या हो जाता है, नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाता है। ये रहा हमारा आज का टॉपिक, हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा क्लास समझ में आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।